डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के बारे में शुरू करेंगे कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के बारे में इस पेपर के अंदर विस्तार से दिया गया है कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं और भिन्न भिन्न देशों में वो राजनीतिक व्यवस्थाएं किस रूप में कार्य करती हैं। और उसमें प्रमुख जो राज्य व्यवस्थाओं के बारे में हमारे सिलेबस में है, उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जापान आदि हैं। अब इन प्रमुख देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में इस पेपर के अंदर हमें अध्ययन करने को मिलेगा कि राज्य व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों को अपना रही हैं और वो किस प्रकार कार्य करती हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते ये हमसे आशा की जाती है कि हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि भिन्न भिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं किस रूप में कार्य करती हैं और किस शासन प्रणाली को वो किस रूप में प्रयोग में ले रही हैं अपने शासन के संचालन के लिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान का विकास व उसकी विशेषताएं। कि ब्रिटेन के संविधान के सबसे पहला टॉपिक हमारा ब्रिटेन का संविधान को लिया गया है कि ब्रिटेन का संविधान को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है राजनीतिक व्यवस्थाओं में कि ब्रिटेन की एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का संविधान अलिखित है। बाकी अन्य देशों का हम देखते हैं कि अधिक सभी देशों में लिखित संविधान है और लिखित संविधान के आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। पर ब्रिटेन एकमात्र देश जिसमें अलिखित होकर भी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अलिखित का मतलब ये है कि अधिकांश भाग अलिखित है। हम ये देखते हैं कि जिन भी देशों में लिखित में संविधान है तो उनका कोई संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा ने उसे एक लिखित रूप दिया। जैसा कि हमारे देश में भी संविधान सभा का निर्माण हुआ और फिर उस संविधान सभा ने अन्य देशों के संविधानों का अनुसंधान करते हुए करीब 150 करीब अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो हमें उचित लगा उन्होंने हमें हमारे संविधान में लिखित में स्थान दिया। पर ब्रिटेन एक अलग स्थिति है ब्रिटेन के अंदर कि ब्रिटेन एकमात्र देश दुनिया में जहाँ अलिखित संविधान है, उसके बावजूद भी वहाँ शासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। अब अलिखित है तो इसका मतलब उसका कोई निर्माण नहीं हुआ। पर ब्रिटेन के संविधान का जो वर्तमान स्थिति है कि वो उसका एक कार्मिक विकास हुआ है, समय और संयोग के साथ वो बनता गया और वो कहा जाता है कि पिछले 1600 वर्षों के विकास का परिणाम है कि संयोगवश कोई चीज़ें आती गई और वो संविधान का भाग बनती गई। तो इसमें ये हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो विकास हुआ है उनको हम 3 चरणों में बांटते हैं। 6 चरणों में हम विकास को बांटते हैं कि उन 6 चरणों में कार्मिक रूप से उसका विकास हुआ है और कुछ जो वर्तमान है स्थिति है संविधान की, वो अलग अलग काल में उसमें कुछ जुड़ता गया और वो ब्रिटेन के अंदर क्या गया लिखित में नहीं है। इसका मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर जिस चीज़ का वो अनुसरण करना शुरू कर देते हैं वो कानून का हिस्सा हो जाती है और जिस चीज़ का वो अनुसरण करना बंद करते हैं वो संविधान का अंग नहीं रह जाती। ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रमुख जो
चरण हैं उनमें है पहला है एंग्लो सैक्सन काल, दूसरा है नॉर्मन काल, तीसरा है प्लेटेगनिट व लैंकेस्ट्रियन वंशों का राजकाल, चौथा है ट्यूडर काल, पांचवा है स्टुअर्ट काल और छठा है हैनोवर काल। कि अलग अलग पीरियड में ये पीरियड रहे जिसमें राजनीति विज्ञान या ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ। और इसमें सबसे पहला आता है एंग्लो सैक्सन काल। इंग्लैंड के इतिहास में ये सबसे पहला है और इसमें क्या है, इंग्लैंड का इतिहास रोमन मैग्नम जातियों के आवागमन से शुरू होता है। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन लोगों का शासन स्थापित हुआ और ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी। यह युग राजतंत्र और स्थानीय शासन, इस युग में राजतंत्र और स्थानीय शासन की नींव पड़ी और हम ये कहते हैं कि राजपद का शुरुआत इस काल में हुई। और इसमें हम देखते हैं कि 1066 ईस्वी में पूरे इंग्लैंड पर शासन, इन दिनों वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना नहीं थी। राजा का चयन विज़नेमाट अर्थात बुद्धिमानों की सभा के द्वारा किया जाता था। बुद्धिमानों की विज़नेमाट जिसका अर्थ है या अर्थात बुद्धिमानों की सभा के द्वारा किया जाता था। और इसके अंदर राजा सभा की सभापति होता था और इसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया था उनमें गांवों के प्रमुख लोग, चर्च के अधिकारी, सेना के कर्मचारी व महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जाता था विज़नेमाट के अंदर और उनसे फिर सलाह लेकर निर्णय किया जाता था और राजा उस सभा का सभापति होता था और उस सभा के पास काफ़ी शक्तियाँ थी। वह राजा को गद्दी पे बिठाने का काम कर सकती थी, गद्दी से हटाने का काम भी कर सकती थी तथा नया राजा चुन सकती थी। शासन प्रबंध में पूरा अधिकार उसको प्राप्त था और वह राजा के साथ मिलकर कानून निर्माण का कार्य भी करती थी, कर लगाने का कार्य करती थी, दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उस न्यायालय का कार्य भी करती थी। इस प्रकार विज़नेमाट का बड़ा प्रभाव होता था। वह राजा पर नियंत्रण रखती थी और सीमित व वैधानिक राजतंत्र के विचार का इससे सीमित व वैधानिक राजतंत्र के विचार का सूत्रपात हुआ कि सीमित, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सीमित राजतंत्र है। तो शुरुआत कब से हुई कि एंग्लो सैक्सन काल में, कि वहाँ एक सभा होती थी जिसको हम विज़नेमाट कहते हैं, जिसको हम बुद्धिमानों की सभा भी कहते हैं। उसमें समाज के कई प्रकार के लोग उसमें सदस्य हुआ करते थे जिनके साथ राजा बैठकर सलाह लेकर कार्य करता था और वो सभा इतनी पावरफुल थी कि वो राजा को पदस्थापन और पद से हटाने का कार्य भी कर सकती थी। स्थानीय शासन का सूत्रपात, इस शासन में, इसी शासन काल में स्थानीय शासन की शुरुआत भी हुई और इस काल में सारे देश को शायरों में विभक्त और शायरों को हेडेरेडिस में के नाम से उप प्रदेशों में विभक्त किया। हेडेरेडिस गांव तथा शहरों में विभक्त हुए। प्रत्येक हेडेरेडिस में एक स्थानीय सभा होती थी और प्रत्येक शहर में एक और गांवों में जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर आपस में मसलों पर विचार करती थी। इस प्रकार स्थानीय शासन की नींव पड़ी। न्याय कार्यों पर शायर मूटों के प्रमुखों व बिशप लोगों के द्वारा किया जाता था। तो स्थानीय शासन की शुरुआत भी इसी काल में मानी गई है और ये दो भागों में विभक्त थी, शायरों में और हेडेरेडिस में। शहरों में शायर और गाँवों में हेडेरेडिस, और इसमें गांव के प्रमुख लोग इसमें सदस्य होते थे
और वो एक जगह एकत्रित होकर इसके बारे में, गांव के विकास के उन अन्य चीज़ों के बारे में निर्णय करते थे। तो ये पहला काल था एंग्लो सेक्शन काल, जिसमें स्थानीय शासन और राजपद का शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे दूसरा काल, नॉर्मन काल जिसको कहा गया, क्योंकि सन 1966 ईस्वी में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर नॉर्मन राज्य की स्थापना की और नॉर्मनों में एंग्लो सेक्शन काल की स्थानीय संस्थाओं को समाप्त कर दिया और उसमें आवश्यक परिवर्तन किए गए। केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बनी, चर्च को भी राज्य के नियंत्रण में लाया गया, देश भर में सामान्य कानून को लागू किया गया। इससे इंग्लैंड में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। तो दूसरा चरण है नॉर्मन काल, जिसने एंग्लो सेक्शन काल को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और इससे केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई इस काल में। अब इसमें हम देखते हैं कि मैग्नम कॉन्सिलियम ऑफ क्यूरिया रेजिस, ये दो संस्थाएं हैं। तो विलियम ने विजनेमार्ट को समाप्त करके, जो एंग्लो सेक्शन काल में प्रचलन में आई, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की। इस समिति में बैरन, राज्य के उच्च अधिकारी, आर्च बिशप आदि इसके सदस्य बनाए गए। समिति का कार्य राज्य की मालगुजारी को एकत्रित करना और उसका हिसाब रखना। इस समिति की बैठक वर्ष में 3 बार होती थी। विलियम ने एक लघु परिषद की स्थापना की जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता है। जब मैग्नम कॉन्सिलियम कार्यरत नहीं होती तब क्यूरिया रेजिस का राजा को शासन संचालन में सहायता पहुंचाती थी राजा को। कालांतर में मैग्नम कॉन्सिलियम से ब्रिटिश संसद का उदय हुआ और क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल का विकास हुआ। अब मुख्य हम देखते हैं कि मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस ये नॉर्मन काल के परिणाम हैं। नॉर्मन काल में इन दोनों का स्थापना हुई और मैग्नम कॉन्सिलियम एक वृहद संस्था थी जो राजा को राज्य के कार्यों में सलाह देना, कर एकत्रित करना और उसके बारे में मदद करती थी और उसकी साल में 3 बार बैठकें आयोजित होती और वो राजकाज के कार्यों के बारे में निर्णय करते। पर जब बैठक नहीं हो रही होती तब तो राजा को सहायता करने के लिए राजा ने एक क्यूरिया रेजिस नाम की लघु संस्था का स्थापना की जो राजा को शासन के संचालन में सहायता करे। और हम कालांतर में देखते हैं कि इसी मैग्नम कॉन्सिलियम से तो संसद का उदय हुआ और क्यूरिया रेजिस से मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल का उदय हुआ। तो ये संयोग वंश, हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है तो हम कहते हैं विवेक और सहयोग की संतान है। ब्रिटेन का संविधान 1600 वर्षों की कार्मिक विकास का परिणाम है कि कुछ चीज़ें संयोगवश होती गई और उनसे फिर आगे कालांतर में जाकर वर्तमान संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना हो गई समय के साथ। अभी मुख्य इसी काल में है मैग्ना कार्टर। मैग्ना कार्टर महत्वपूर्ण अधिकार पत्र है कि हेनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलता से शासन किया किंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों रिचर्ड और जॉन की गलत नीतियों से देश के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़की और जॉन था वो बड़ा ही निर्दयी शासक था जिसने उसके सहयोगी मित्र उसके विरोधी हो गए उसकी वजह से। और बैरन ने एक बहुत बड़ी मांग उसके सामने रखी और उस मांग को उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और उसकी वजह से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई
कुछ समय तक तो जॉन उन मांगों से बचने का प्रयत्न करता रहा। अंत में 1215 में इन मांगों को उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसने मैग्ना कार्टर, जिसे महान अधिकार पत्र के नाम में से जाना जाता है, पर अपनी स्वीकृति, उस मांग पत्र पर उसको स्वीकृति देनी पड़ी और ये अधिकार पत्र ब्रिटेन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है लिखित। इसके द्वारा निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकेगा और इस अधिकार पत्र से मर्यादित राजतंत्र या सीमित राजतंत्र या वैधानिक शासन की नींव पड़ी। तो मैग्ना कार्टर ब्रिटेन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला अधिकार पत्र था जो राजा की नीतियों के विरोध में राजा के ही राजतंत्र के ही पदाधिकारियों द्वारा, जिनमें मुख्यतः बैरन्स थे जो लीड कर रहे थे, उनके द्वारा विरोध हुआ। राजा के द्वारा जब शुरुआत में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और अंत में जाकर राजा के द्वारा परिस्थितियों को मापते हुए उसके द्वारा ये सारी स्वीकार कर लिए गए। और इसी काल मैग्नम और तीसरा चरण है प्लेटेगनेट या लैंकेस्ट्रियन काल। प्लेटेगनेट शासन काल, संसद की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि राजा को पद से हटाने लगी और 1327 में संसद में एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया गया। रिचर्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा। लैंकेस्ट्रियन वंश के शासनकाल में राजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के समूह के लिए प्रीवी काउंसिल शब्द का प्रयोग किया गया तथा सन 1401 में कॉमन सभा ने यह मांग की कि नए करों को लगाने से पहले राजा को जनता की शिकायतों की याचिका को सुनना चाहिए और उनका निवारण का वचन देना चाहिए। और 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं ने ले लिया। तो प्लेटेगनेट काल में संसद अधिक शक्तिशाली बनी और उसने राजा को हटाने तक का अपने अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो आज हम तीसरे चरण तक ही करेंगे और अगली क्लास में हम इसके बाकी तीनों चरण हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो चौथा रहेगा ट्यूडर काल, पांचवा रहेगा स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। अंत में हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है पर उसमें उसका कार्मिक विकास हुआ है, विवेक व संयोग की संतान है। समय के साथ उसमें कुछ चीज़ें जुड़ती गई और वो संविधान के रूप में स्थापित होती गई। धन्यवाद।